स्टूडेंट्स, अब हम उसके आगे के नोट्स कवर करेंगे। डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूट कब होता है? जब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। यानी वाटर में अगर चीनी मिला रहे हैं या फिर आपको कहते हैं ना डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4, तो हम H2SO4 में पानी की मात्रा डाइल्यूट कर देते हैं, डाल देते हैं उसमें, ठीक है, वाटर डाल देते हैं तो वो डाइल्यूटेड हो जाती है। तो वही है, व्हेन अ सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सोल्यूशन तब डाइल्यूट होता है क्या? जब मोर सॉल्वेंट इज एडेड, जब ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, और सॉल्यूट्स के मोल्स चेंज नहीं होते क्योंकि वो तो उतने के उतने ही रहेंगे। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग अ मोलैरिटी, अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जो मोलैरिटी है वो m1 है, तो इन चेंज इन वॉल्यूम चेंज कैसे हो जाएगा? v1 से v2। तो कैन राइट फॉर्मूला m1 m2 इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्वेंट इक्वल टू m2 v2, ठीक है। यानी जो मोल्स हैं वो आपके मोल वॉल्यूम, वो आपके मोल ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम सॉल्यूशन के इक्वल है। इफेक्ट दी टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है आपको पता है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज और इंक्रीज दी टेम्परेचर, वॉल्यूम के किसी भी सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कब करेगा? जब टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट होगी। बट इट शो नो इफेक्ट ऑन दी मास, लेकिन मास में कोई इफेक्ट नहीं शो करता है सॉल्यूट के इन दी सॉल्यूशन में। एज्यूमिंग द सिस्टम इज क्लोज्ड, तो सिस्टम क्या होगा? क्लोज होगा, तो दैट इज नो लॉस ऑफ मास, तो मास में कोई भी कमी नहीं आएगी। द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विच डू नॉट इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो फॉर्मूला बना है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का, उसमें वॉल्यूम सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम का उसमें इवोल्यूशन नहीं है। आर अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, क्या इफेक्ट होता है? अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मोलैरिटी रिमेन्स अनचेंज्ड विद द टेम्परेचर, मोलैरिटी अनचेंज होती है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। फॉर्मूला इवॉल्विंग वॉल्यूम आर अल्टर्ड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो फॉर्मूलाई अगर हम करते हैं तो क्या है? वॉल्यूम आर अल्टर्ड बाय टेम्परेचर, तो वॉल्यूम जैसे आपने भी पढ़ा है कि वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल मोलैरिटी का जो मैंने ऊपर दे रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है? इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिएक्शन, जो हमें रिएक्शन अंडरस्टैंड हो, समझ में आए, एंड प्रोसेस, और जो प्रोसेस केमिस्ट्री का हमें समझ में आए, ठीक है, वो होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। मतलब रिएक्शन बैलेंस होगी तो आपको समझ में आएगी, इक्विवेलेंट रहती है, ठीक है। और प्रोसेस केमिस्ट्री की जो प्रोसेस होती है वो क्लियर होनी चाहिए, आपको बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शंस वो, विच आर ऑफन मोड सिंपल बाय द यूज़ ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम इसे बनाने के लिए? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बेटा? इक्विवेलेंट मास का मतलब द मास ऑफ एसिड, जो एसिड का जो मास है, विच फर्नेसेस माने होता है प्रस्तुत, ठीक है। एक मोल ऑफ H प्लस, यानी एक मोल ऑफ H प्लस हमें प्राप्त हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट मास कहते हैं, क्लियर। ऐसी बेस के ये एसिड के लिए एक मोल H प्लस की और बेस के लिए भी एक मोल ऑफ OH माइनस की, ठीक है, प्राप्त हो, उसे बेस का कहते हैं और उसे एसिड का कहते हैं। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर इज अ नंबर ऑफ H प्लस आयन सप्लाइड बाय वन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स के द्वारा हमें H प्लस आयन जो है क्या है? प्राप्त हो, क्लियर। और मोल ऑफ एसिड या फिर किसके? मोल ऑफ एसिड के जो मॉलिक्यूल हो उनके द्वारा, और नंबर ऑफ OH माइनस है सप्लाइड वन मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब ये समझ लो कि H प्लस या OH माइनस जो आयन है उनकी सप्लाइड, वो सप्लाइड कब होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? एक मोल हो, एक मॉलिक्यूल हो, चाहे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दोनों में, या फिर क्या हो? मोल ऑफ एसिड के या फिर मोल ऑफ बेस के, क्लियर। तब उसे कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास क्या है? E, उसे डिनोट करते हैं मॉलिक्यूलर मास अपॉन Z, वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट फार्मूला, इक्विवेलेंट्स का फार्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वेट ऑफ एसिड अपॉन बेस टेकन, जो भी लिया हमने इक्विवेलेंट वेट। मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, दोनों का मिक्सचर क्या? व्हेनेवर वी हैव मिक्सचर ऑफ मल्टीपल एसिड एंड बेस, दोनों एसिड और बेस को मतलब जोड़ ऐड कर दो, वी कैन फाइंड वेदर द रिजल्टेंट सोल्यूशन वुड बी एसिडिक और बेसिक। तो हम कैसे वो करेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है? बाय यूजिंग द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसके द्वारा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स के द्वारा। फॉर अ मिक्सचर ऑफ अ मल्टीपल एसिड एंड बेस फाइंड आउट द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस टेकन एज द फाइंड आउट द वन ऑफ द एक्सिस। मतलब अगर हम दोनों को मिक्स कर दिया है तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा ही बता सकते हैं कि इसमें क्या है, एसिड्स कितने हैं, मतलब एसिड्स के मॉलिक्यूल्स कितने हैं और बेस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्लियर। इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैसेज, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन इक्विवेलेंट गैस ऑफ STP। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ये किसी भी गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम वो होता है जिसमें वॉल्यूम पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ऑक्यूपाई प्रेजेंट होता है कहाँ, किसके द्वारा? एक इक्विवेलेंट ऑफ गैस, किसी भी गैस के एक इक्विवेलेंट के द्वारा,
ठीक है। वॉल्यूम कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ पाया जाएगा वॉल्यूम, जब किसी भी गैस का एक इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ गैस मॉलिक्यूलर मास अपॉन जेड। नॉर्मेलिटी क्या है, सिंपल है। आपको देखो यहाँ पे आपने पहले पढ़ा था मोलैरिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लगाना, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, पर यूनिट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो वही है, द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि लीटर में वैल्यू ली गई है वॉल्यूम को, इसलिए लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन गिवन बाय द नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इक्विवेलेंट निकाल रहे होंगे तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तभी। ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज कंसिडर्ड सो फॉर्मूला हम क्या निकालेंगे, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, दोनों का निकल आएगा। फिर इसके रिलेशन है N किस में, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में। तो ये है तो आपका, बताइए आपको क्या, ये है तो आप वो क्या नाम है, मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी, और Z मैंने आपको अभी बताया था क्या, ये रहा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है वेयर Z इज अ वैलेंसी फैक्टर। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अदर रिएक्टेंट। मतलब कोई एक इक्विवेलेंट जो है रिएक्टेंट है वो दूसरे इक्विवेलेंट रिएक्टेंट से कंबाइन करे ईच अदर और प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, स्मॉल ए का मतलब समझ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने ए के कितने, जैसे हम लिखते थे ना रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए 2 3 नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, वही है। स्मॉल ए का मतलब जैसे यहाँ पे 2A है या 3B है, इस तरीके से, तो वो है। तो रिस्पेक्टिव स्टीरियो कोफिशिएंट में, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टीरियोक्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोई रिएक्शन दे रखी है तो देखो इसमें एक रिएक्ट्स कर रहा है इक्विवेलेंट विद द एक रिएक्ट्स टू बी कर रहा है एक रिएक्टेंट से, सी भी कर रहा है एक रिएक्शन से, और डी भी। देखो आप देखो सब में कुछ नंबर्स नहीं दे रखे ना, सिर्फ वो दे रखा है अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर के दे रखे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने कितने हैं, एक। अगर यहाँ पे जो है नंबर्स लिख दिए थे तो कितने होते हैं, 2 2। अगर मान लो होता 2A + 3B इक्वल टू 4A 5D, तो D के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5, ठीक है। सी के कितने हैं, 3, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर। और आपको नेक्स्ट टर्म पे अगर इसमें एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन हैं, तो आपको वो मिलेंगे, और नहीं तो न्यू चैप्टर शुरू होगा। क्लियर, इतना आप लोग पढ़ लीजिए, और क्वेरी कोई डाउट हो तो आप क्वेरी के टाइम पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू कंटेंट, यानी आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग। क्लियर, सिलेबस का और आपके जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, गुड लक, बाय।